चलिए, क्या चल रहे थे हम लोग? हाँ, सीआई उधर खत्म हो गया था सब, ऐसा ही खत्म हो गया था। किस्त बाकी था, तो किस्त तो सीआई में ही करवा देंगे, है ना, उसी में कंबाइन रूप से करवा देंगे। तो चलिए कंपाउंड शुरू करते हैं। जायद जायदे अब आप लोगों का दुर्गा पूजा या छठ पूजा के लमसम में आप सबका भी क्या हो जाएगा, आने खत्म हो जाएगा। अब मेनली रहा, आप सब जितना मेहनत करिए, रिवीजन कीजिए, आगे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेनली पीछे जितना रिवीजन कर सकते हैं, आगे पढ़ाते जाएंगे, पीछे भूलते मत जाइएगा। तो हेडिंग लगाइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एडवांस शनिवार से, इस शनिवार से स्टार्ट होगा। अब मौसम ठंडा आ गया, अब नहीं दिक्कत, बोल ही दिए कि इस शनिवार से एडवांस चलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो तो खत्म ही हो गया है ना। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया हिंदी में क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का हिंदी होता है ब्याज का ब्याज। आप क्या सर हिंदी का हिंदी कैसे बोल दिए? नहीं, गांव में सूद का सूद बोलते हैं, सूद पर सूद बोलते हैं गांव में, इसी को ना बोला जाता है सूद पर सूद खाता है ना। और ब्याज के ब्याज की बात करें तो आप कहिएगा सर किस ब्याज की चर्चा हो रही है, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर ब्याज, साधारण ब्याज का ब्याज। अगर साधारण ब्याज पर भी अगर ब्याज लगने लगे, वैसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज पे भी अगर क्या लगने लगे, ब्याज लगने लगे, वैसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। अंतर यही है। तो इसका फॉर्मूला परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा लिखिएगा। कल तो छुट्टी हो गया होगा, चल गए होंगे। ठीक है, लिखिएगा परिभाषा, परिभाषा लिखिए कि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर मिलने वाला ब्याज, साधारण ब्याज पर मिलने वाला ब्याज, ब्याज ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब साधारण ब्याज और ब्याज का ब्याज दोनों मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों मिलकर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ समझाते हैं। सबसे पहले अंतर समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। सबसे पहले साधारण ब्याज पढ़े हैं हम लोग। जैसे साधारण ब्याज में क्या होगा, अगर हम ऐसा कहें कि आप मतलब बैंक में पैसा जमा किए हैं, बैंक में आप पैसा जमा किए 1,000 रुपया, 1,000 रुपया पैसा जमा किए, 1,000 रुपया की राशि जो है वो 2004 में आपने जमा किया। कब जमा किए, 2004 में। बैंक वाला से पूछें कि ये भाई साहब ये बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो बैंक वाला ये बोला कि आपको 10% प्रति वर्ष आपको रेट देंगे, 10% का क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो आप मन में ये सोचें कि अच्छी बात है, 10% मतलब 100 रुपया ब्याज मिलेगा। आप क्या हुआ कि आप अगले साल अर्थात 2005 में, कब, 2005 में जो है आप जाते हैं और 100 रुपया का ब्याज पाते हैं। 100 रुपया का क्या पाइएगा, ब्याज पाइएगा। कब, एक साल के बाद। तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 1,100 रुपया। तो ये जो 10% जो मिला, वो 10% 1,000 रुपया पे नहीं मिला, 10% कितने रुपया पे मिला है, 1,000 रुपया पे
मिला है। शायद थोड़ा बोर्ड चमक रहा है, खिड़की लगा दीजिएगा थोड़ा। हाँ, फूटा हुआ है क्या शीशा? एक ही ओ दो है। हाँ बंद कर दिया तो। अब ठीक, अब ठीक है, बेहतरीन एकदम मजे, बहुत बढ़िया दिख रहा है देखिए, है। अब उधर से चमकता है तो ऑनलाइन वाले को दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिएगा, हालांकि ये क्लासरूम बहुत बढ़िया है ना, एकदम कंफर्टेबल रहेगा। अब ऐसे भी मौसम ठंडा आ गया, अब जैसे टेंशन नहीं है। लेकिन अगर गर्मी पड़ा तब मार देगा ही समझे, ऊपर वाला है। तो एक बात बताइए, 1,000 रुपया जमा किए, 10% की दर से कितना मिला? 1,100 रुपया मिला। तो आपका मन है तो विड्रॉ कर लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। तो आप ये कहिएगा कि चलिए हम छोड़ देते हैं, पैसा क्या किए, छोड़ दिए। तो छोड़ दीजिएगा, तो फिर 1 साल के बाद मुंह उठा के जाइएगा पैसा निकालने। तो गए मुंह उठा के, है ना। अब एक बात बताइए, अब जैसे अगले साल गए और आप किस दर पे पैसा जमा किए हैं? साधारण ब्याज। तब फिर पैसा देगा, फिर पैसा देगा, तो अब कितने का ब्याज मिलेगा? नहीं, 100 ही रुपया का ब्याज मिलेगा। है क्या? एक ही 100 रुपया मिलेगा, समझे क्यों? हाँ, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज आपस में बराबर होता है। ये तब होगा जब रेट इक्वल हो। रेट आपका पहला साल भी 10% था, दूसरा साल भी 10% था। अब साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन में परिवर्तन नहीं होता। ये 10% 1,100 पे ना मिले के 1,000 पे मिलेगा। यानी साधारण ब्याज के केस में मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला अगर मूलधन 1,000 है तो 1,000 का 1,000 ही रहेगा। आपको 100 रुपया पहला साल मिला तो अगले साल भी 100 ही रुपया मिलेगा। और ये 100 रुपया अब आपको देगा तो आप 1,200 रुपया पाइएगा। क्या? 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया का ब्याज, 100 रुपया का मूलधन, तब ना 1,200 रुपया, 20% रेट मिला, 1,200 रुपया पाइएगा। तो आपको ये 1,200 रुपया 2006 में देगा, 2006 में देगा, तो आप नाराज हो जाइएगा। आप सोचिएगा कि हमको तो बैंक में रखने से फायदा ही नहीं मिला आपको। अच्छा एक बात बताइए, जबकि वास्तव में 110 मिलना चाहिए, मिला कितना? 100, 10 रुपया का नुकसान हुआ। तो आप ये सोचिएगा कि हमें कोई रखने से फायदा नहीं हुआ। तो साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हर एक साल का मूलधन वही होता है, हर एक साल का मूलधन वही होगा। लेकिन अब आप बैंक वाले से चर्चा कीजिएगा, ये बताइए कि ऐसा कौन सा स्कीम है जहां पे हमको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो कहेगा बैंक वाला, चलिए अच्छी बात है, जो आप साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट कर रहे थे वो आप चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट कीजिए। किस पर इन्वेस्ट कीजिए? चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट कीजिए। तो आप जो है अगले बार जो है आप साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट ना करके आप इन्वेस्ट करने लगे चक्रवृद्धि ब्याज पे। और हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैंक हो या कोई भी हो, आपको हमेशा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रेट पे मिलता है। अभी सेविंग अकाउंट में कितने का रेट चल रहा है? शायद 2 पॉइंट समथिंग या कुछ है। आप तो बीजेपी के सरकार में आम पब्लिक को बहुत लॉस है, आपको पता भी नहीं है कितना लॉस है। कांग्रेस के सरकार में 4% का रेट मिलता था सेविंग में, और 8% का रेट मिलता था एफडी में। सीनियर सिटीजन को 9% तक चल गया था, और जनरल एफडी आपका जो है 7%, 8% दे रहा था। अब बीजेपी के सरकार में सेविंग अकाउंट में कर दिया, ऐसा 2 पॉइंट समथिंग का रेट मिल रहा है। ब्याज क्या देगा, उल्टे पैसा काट लेता है, ई चार्ज वो चार्ज काट लेता है। तब एगो 6,000 रुपया किसान को सालाना नहीं दिया, इधर से पकड़ के, बात तो सेम है, उधर से 6,000 रुपया सालाना दे रहा है, इधर से काट लिया। कुछ हुआ? अरे नरेंद्र मोदी की बाबूजी घर से लाके देगा, इधर का हेरा फेरी, नहीं समझे, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, बस हेरा फेरी कर रहा है और कुछ नहीं। जबकि जनरल सेविंग अकाउंट में आदमी पैसा रखता था तो उसका पैसा बढ़िया बनता था, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पैसा जमा किए
और आप जो है 1,000 रुपया जमा किए, कितना, यही पैसा 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का चलेगा। आपको पता है कि रेट हमेशा 1 साल का होता है, तो 10% का चलेगा, तो आप जो है 100 रुपया का ब्याज पाइएगा, तो आपको 1,100 रुपया देगा। क्या देगा, 1,100। तो आप फिर नाराज हो जाइएगा, कहिएगा बैंक में जाके, ए मैनेजर साहब, जब हम साधारण ब्याज पे आपके यहां पैसा दिए थे तो भी आप 1,100 दे रहे थे, और फिर हमको कहें कि बढ़िया स्कीम है, चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाए तो भी 1,100 दे रहे हैं, तो आपका स्कीम कहां गया? क्या? तब बैंक मैनेजर कहेगा कि पहले साल का साधारण ब्याज हो या पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज का ब्याज, यानी पहले साधारण ब्याज पाइएगा तब उसका ब्याज का ब्याज चलेगा, तब उसका ब्याज का ब्याज चलेगा। तो याद रखिएगा, पहले साल का चाहे वो साधारण ब्याज हो, पहले साल का चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट प्लान कम से कम होना चाहिए 3 साल का। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान रखते हैं, कभी मार्केटिंग वगैरह का नॉलेज रखिएगा, पैसा वैसा इन्वेस्ट करना हो, बैंक में इन्वेस्ट करना हो, एफडी करना हो, या एसआईपी करना हो, म्यूचुअल फंड में डालना हो, कम से कम आदमी प्लान रखता है तो 3 साल का, रिटर्न ज्यादा मिलता है। रिटर्न क्या ज्यादा मिलेगा, तो पहला साल में आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अब बैंक वाला आपको कहेगा कि एक काम करिए, अभी आप पैसा विड्रॉ मत कीजिए, आप 1 साल और छोड़ के देखिए, देखिए आपका पैसा बढ़ेगा। आप क्या किए, 1 साल और पैसा छोड़े और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का चल रहा है, 10% का। अब ये 10% 1,100 पे मिलेगा। किस पर मिलेगा, 1,100 पे। अर्थात पिछले साल का मिश्रधन, ये आपका मूलधन था और इस 10% के लिए मिश्रधन बना, पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो हम कहेंगे सर ये आपका तो, ये तो आपका प्रिंसिपल बन गया, तो 1,100 का 10% क्या हो जाएगा, 110। अब आपको मिश्रधन के तौर पे बतौर तौर पर जो है 1,210 मिलेगा, 1,210। तब आप कंपेयर कीजिएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आपको पता चलेगा यहां पे तो 100 रुपया मिल रहा था, यहां पे 110 मिला, तो आप थोड़ा सा खुश होइएगा कि लगता है हमको 10 रुपया बेनिफिट हुआ, 10 रुपया बेनिफिट हुआ। पता है 10 रुपया किस वजह से मिला, इस 100 रुपया के वजह से, इस 100 रुपया के वजह से 10 रुपया मिला। यानी हम ये कहेंगे कि सर ये जो 100 रुपया का ब्याज जो है ना, यहां भी अगर ये 100 रुपया नहीं होता तो हमें 100 रुपया ही मिलता, लेकिन इस 100 रुपया का 10% हमें एक्स्ट्रा मिला, यानी 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला। 100 का 10% क्या होता है, 10, इसलिए 110 मिल रहा है। इसलिए कहते हैं ब्याज का ब्याज, इस ब्याज का ब्याज यहां मिला। ये तो ब्याज साधारण ब्याज है, असाधारण ब्याज का भी ब्याज मिल गया, इसी को कह दिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज का ब्याज। अब हम कहेंगे सर जिस साल, एक बात बताइए, इस 100 रुपया का ब्याज उसी साल मिला या अगले साल, यानी ब्याज का ब्याज जो मिलेगा वो पिछले साल का ब्याज अगले साल मिलता है। आज हमको 500 रुपया का ब्याज मिला ना, तो इसका इंटरेस्ट अगले साल मिलेगा, इसका इंटरेस्ट अगले साल, करंट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बात समझे। तो हम कहेंगे 100 रुपया का ब्याज अगले साल मिला। अच्छा ये बताइए, ये मिश्रधन था, लेकिन इस प्रतिशत के लिए क्या बन गया, मूलधन बन गया। यानी पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बनता है, पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बनता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्लियर है। तो यहां पे आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इतना बताने का मकसद क्या था, 2 ही बात। साधारण ब्याज में मूलधन में परिवर्तन नहीं होता है, मूलधन अगर एक बार 1,000 है मतलब 1,000 ही रहेगा, 1,000 है तो 1,000 ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, एक बार 1,000 था तो 1,100 मिश्रधन ही क्या बन गया,
मूलधन बन गया, फिर उसका ब्याज का ब्याज मिलेगा, और फिर जो मिश्रधन आएगा वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो एक काम करेंगे, इस दोनों को लिख लीजिए और उसके बाद हम नोट करके लिखाते हैं। पहले इसको लिखिए, एक तरफ साधारण ब्याज, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज। ईयर नहीं लिखिएगा, ईयर यहां पे छोड़ दीजिएगा आप लोग, इसको हटा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ऑनलाइन में भी लिख लीजिएगा। 2 दिन मौसम अच्छा किया था, कल का भी मौसम सही था, आज थोड़ा धूप उप कर दिया। हो गया, लिख लिए? नोट करके लिखिए, तो नोट करके लिखिएगा। साधारण ब्याज में मूलधन में परिवर्तन नहीं होता है, साधारण ब्याज में मूलधन में परिवर्तन, साधारण ब्याज में मूलधन में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। साधारण ब्याज में मूलधन में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि 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 चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले साल का मिश्रधन, पिछले साल का मिश्रधन, पिछले साल का मिश्रधन, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले साल का मिश्रधन, मिश्रधन अगले साल के लिए, अगले साल के लिए, अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए, अगले साल के लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। अब सुनिए, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिएगा, तो ये हो गया पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए क्या बन गया? मूलधन बन गया। यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, पहले सवाल को पहचानने के लिए सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है, सवाल में आपको पता नहीं चलेगा सवाल साधारण ब्याज का है चक्रवृद्धि ब्याज का है, उसमें लिखा ही नहीं रहेगा कि साधारण ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का है। जैसे यहां देखिएगा, कहेगा 12,000 रुपया की राशि, की राशि 5 वर्षों का ब्याज, का ब्याज क्या होगा, क्या होगा जबकि दर 10%, 5 वर्ष तो जाएगा ही नहीं आदमी, 3 वर्ष ले लेते हैं, 3 वर्ष, जबकि दर 10% वार्षिक संयोजन है। इस सवाल में कहीं भी नहीं लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, कहीं भी लिखा है? नहीं लिखा है। तो एक शब्द आपका इस सवाल को चक्रवृद्धि ब्याज बना देता है।
संयोजन। संयोजन का मतलब होता है ब्याज का मूलधन में जुटना। संयोजन संयोग से बना है। योग मतलब जहां पे ब्याज का मूलधन में जुटना, और जब ब्याज मूलधन में जुटने लगे, मतलब कैसा सवाल? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज मूलधन में क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो अगर कहीं सवाल में लिखा नहीं हुआ हो, लेकिन क्या लिखा हो? संयोजन, ये शब्द अगर लिखा हो, सवाल किसका हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? अब आ जाते हैं अपने टाइप पे, आ जाते हैं अपने। हाँ हाँ, इसको 10% ईयरली कंपाउंडेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंपाउंडेड लिख देगा वहां पे। क्या कह देंगे? कंपाउंडेड। बात समझे? कंपाउंडेड का ही मतलब होता है संयोजन। उसको कंबाइन कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? कंबाइन कर दिया गया। अब सवाल अगर बात करें, यहां पर सवाल लिखिएगा, है ना, कर लीजिएगा, संयोजन पता चल जाएगा। अंतर पता चलना चाहिए साधारण ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का। अब लिखिएगा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। अब सुनिए, टाइप नंबर 1, चक्रवृद्धि ब्याज में केवल 2 साल, 3 साल और 4 साल का पढ़ना है। 2 साल, 3 साल और 4 साल, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मूलधन, अरे ब्याज निकालना है तो मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है, यही ना होता है। याद रखिएगा, दर 2% से ज्यादा, 15% से कम हमेशा पढ़ना है। इससे ज्यादा का दर नहीं पढ़ना है। 2% से ज्यादा, 15% से कम, सबसे ज्यादा दर पढ़ना है 5% और 10%। 5% और 10%। अगर एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो और ऑप्शन में नहीं, टाइम नहीं बचा है, मतलब टाइम मिला उला नहीं है, ऑप्शन में 5% या 10% में से कोई एक है, टाइम नहीं है, सबसे पहले लगाइए 10%। अगर 10% भी नहीं है तो लगाइए 5%। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 10 और 5% सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो हम कहेंगे सर रेट जो होगा वो 2% से ज्यादा, 5% से कम होगा। आपको ऐसा नहीं कह सकता है कि 23% का रेट होगा, 45% का रेट होगा, ये सब आता नहीं है। और टाइम जो है वो 2 वर्ष या 2 वर्ष से 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा और 4 वर्ष के बराबर। 2 साल, 3 साल और 4 साल। आप कहेंगे सर हम कभी कभी 10 साल देखते हैं, 8 साल देखते हैं, 6 साल देखते हैं, तो वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाबा, दादा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दादा याद है क्या होता है? 2 मिश्रधन 2 समय, 2 मिश्रधन 2 मिश्रधन 2 समय वाले ही सवाल में हो सकता है टाइम 8 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, वही आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, और एक आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थप्पड़ में भी क्या होता है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थप्पड़, हाँ, गुना 32 गुना 64 गुना, वहीं पर आपको टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा, 8 साल, 12 साल, 16 साल, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, तो टाइम 2 साल, 3 साल नहीं तो 4 साल, यही पूछा जाता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइम 2 साल पे। यानी हम कहेंगे टाइप नंबर 1 में व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। दो साल पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना? क्या साल? 2 साल। यार सुनिए, अब कंपाउंड, जैसे साधारण ब्याज में हम लोग केवल एक मेथड देखें, या तो रेशियो मेथड देखें या परसेंटेज मेथड देखें, वो फॉर्मूला तो था ही, फॉर्मूला था ही। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 7 मेथड है। क्या वो मेथड है? 7 मेथड है। 7 मेथड में 4-5 मेथड हम आपको सिखाएंगे। क्या वो मेथड? 4-5 मेथड, इसलिए क्योंकि कंपाउंड हम डिसाइड नहीं करते हैं कि सवाल कौन से मेथड से बनाना है, सवाल डिसाइड करता है कि आपको कौन सा मेथड से सवाल को ले जाना है। समझे? तब पहला कंपाउंड बनाने का पहला मेथड होता है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। बहुत सारे शिक्षक जो है अपने लैंग्वेज में इसको ट्री मेथड, पता नहीं क्या क्या मेथड, कौन कौन, स्केल मेथड, ट्री मेथड, है ना, जबकि ये वास्तविक में ब्याज का ब्याज होता है। और हमको तो आश्चर्य लगता, पहले ऐसा नहीं था, जब हम सब पढ़ा करते थे तो वास्तविक जो मेथड होता था नाम वही लिखा जाता था। अब क्या हुआ है कि धंधा पानी बढ़ाने के लिए, अच्छा केंद्रक आदमी सब पढ़ा है, माध्यिका सब जानता है, केंद्रक सब जानता है, केंद्रक को कह देगा मास पॉइंट ज्योमेट्री, समझे, ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी थ्योरम। अब एक दिन हम भी मतलब ज्योमेट्री पढ़े हुए थे और अच्छे से पढ़े हुए थे, बचपन से पढ़ रहे हैं। एक दिन यूट्यूब पर देखें कि ऊपर में हेडिंग लगाया हुआ है ग्रेविटी थ्योरम। हम कहीं ग्रेविटी थ्योरम मैथ में कैसे आ गया, देख रहे हैं तो पढ़ा रहा है ये केंद्रक। आश्चर्य वाली बात है, ऐसे में तो लड़का पगला जाएगा, है ग्रेविटी थ्योरम, ये क्या बात है भाई। इसका नाम रख दिया गया, जबकि है ये ब्याज का ब्याज। ये क्या है, ब्याज का ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज का ब्याज। गांव घर में आप सुनते होंगे सूद पर सूद, फलनमा सूद पर सूद खाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज खाता है, ब्याज का ब्याज खाता है। तो इसका नाम रख दिया, बहुत सारा यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा तो कहेगा ट्री मेथड, लाइन मेथड, पता नहीं क्या क्या मेथड होता है इसी को, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, सेकंड मेथड आपका होगा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो मेथड। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो मेथड, मूलधन और मिश्रधन का क्या रेशियो मेथड। तीसरा मेथड होगा फिक्स रेशियो मेथड, है ना। चौथा होगा ओवरऑल रेट कैलकुलेट। हाँ, इसी को बहुत सारे जो है टीचर बोलेंगे इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव रेट वगैरह सब बहुत सारा नाम आ जाता है, आपको बता देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। ओवरऑल रेट कैलकुलेट, ओवरऑल रेट कितना मिल रहा है इसको कैलकुलेट करना, है ना। उसके बाद पांचवा तरीका जो है वो होगा आपका अप्रोक्सीमेशन। छठा बाय ऑप्शन भी बनता है ये सवाल, है ना, बाय ऑप्शन भी हम लोग बना सकते हैं। और सातवां फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला से भी सवाल हम लोग बना सकते हैं। टोटल 7-8 मेथड होता है कंपाउंड सॉल्व करने का, लिख लीजिए तो। मैथ का बुक ऑनलाइन निकाल लीजिए ना मनीष जी, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बुक खत्म हो गया, नया मटेरियल आ रहा है इसलिए छपवाए नहीं है ना, समझे। अब देखिए, हर इंसान चाहता है आगे बढ़े, क्या हम भी कुछ नया नया करते रहेंगे। आ? आएगा एक तो अभी बहुत जल्दी आ जाएगा, फाइनल स्टेज पर है ना। देखिए बुक वगैरह में टाइम लग जाता है, और आप सोचिएगा 1 महीना हम निकाल देंगे, वो खींच लेगा 2-3 महीना। इतना ना इरर आ जाता है ना, टाइपिंग इरर इतना आता है, स्क्वायर की जगह 2 लिखे हुए। अब मैथ है, हिंदी तो है नहीं कि आदमी कॉमा उमा भी छूट गया तो चलेगा। यहाँ तो स्क्वायर की जगह 2 लिखा गया तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, है ना, तो ये हो जाता है।
हो गया। अब हम लोग जो है सबसे अगर इंपॉर्टेंट मेथड की बात करें, सारे मेथड का जनक की बात करें, तो यही होता है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। बढ़िया लेवल का जो सवाल होता है, जो बढ़िया सीजीएल मेंस में जो पहले पूछा जाता था, अच्छे लेवल का सवाल जो पूछा जाता था, वो इसी पर बहुत आसानी वे में बन जाता है ना। तो इन सारे तरीका को धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे। चूंकि अब जो है कल आपको बताएंगे कि ब्याज का ब्याज कैसे निकालना है, कल से सारा मेथड सीखेंगे। और हाँ, 7 क्लास कंपाउंड का बेसिक क्लास देंगे। क्या हो क्लास? 7 को डेली पढ़ना है, डेली भूल जाना है। मतलब उसको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि मतलब अब क्या होगा, नहीं समझ में आया, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं होगा। 7 क्लास के बाद जो कंपाउंड शुरू करेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो 7 क्लास बेसिक देंगे कंपाउंड का। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, है अभी तो अपने आप में चक्रवृद्धि ब्याज है, समझे? तो रहने देते हैं। हाँ? नाश्ता है। हाँ।